हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि सीटेट के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम एनईपी लिखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इंडिया के अंदर अब तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, देखिए हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई, वो कब आई थी? 1968 में। ठीक है, और इसी एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था 1992 के अंदर। ठीक है, तो आपको काफी जगह 1986/1992 ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी ही है। इसको बस 1992 में क्या किया था? मॉडिफाई किया था, उसमें कुछ चेंजमेंट किए थे। ठीक है, उसके बाद आई हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम एनईपी 2020 भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं, तो 3 आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 21st सेंचुरी की एजुकेशन पॉलिसी कितनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो कौन सी है? एनईपी 2020। तो देखिए 1968 और 1986 के अंदर जो आई थी ना, वो हमारी 20th सेंचुरी की हो गई, 20वीं शताब्दी की हो गई। तो अगर 21वीं सेंचुरी की एजुकेशन पॉलिसी पूछे ना, तो ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। कौन सी? एनईपी 2020। तो चलिए बात करते हैं। जो एनईपी 2020 है ना, इसके लिए एक कमेटी बनी थी। तो वो कब बनी थी? जून 2017 के अंदर बनी थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंजन। ये इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं ये। ठीक है, आगे देखिए। इस कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है ना, वो तैयार करके गवर्नमेंट को दिया था, कैबिनेट को दिया था मई 2019 के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या मांगे? लोगों से सजेशंस मांगे। आप इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट चाहते हैं, आप उनके बारे में सजेशंस दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम। देखिए, सबसे पहले था हमारा ओल्ड जो स्कूल सिस्टम है ना, जो अब तक चलता हुआ आ रहा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आप सभी को पता है, वो क्या था? 10+2। ठीक है, क्या था? 10+2, यानी कि 10वीं और 11वीं और 12वीं आप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास तक आप जाएंगे। और इसके अंदर आपकी एज क्या काउंट होती थी? 6 साल से 18 साल तक। ठीक है, यानी कि बच्चा जब 6 साल का कंप्लीट हो जाता था ना, तब उसका एडमिशन होता था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और वो 16 साल का जब कंप्लीट हो जाता था, तब तक वो करता था 10th क्लास, और देन उसके बाद 17वीं में, 11th में, और 18 सालवीं में कौन सी क्लास करता था? वो 12th क्लास को कंप्लीट करता था। तो यानी कौन सी एज काउंट होती थी आपकी? 6 से लेकर और 18 तक। ठीक है, 6 काउंट नहीं है, 6 कंप्लीट हो जाते थे ना, तब से स्टार्ट करके और 18 के एंड तक। ठीक है, और क्लासेस कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, अब आया न्यू स्कूल सिस्टम। अब जो न्यू स्कूल सिस्टम है, उसमें क्या चेंजमेंट किया गया? अब जो 10+2 सिस्टम था ना, इसको खत्म करके कर दिया 5+3+3+4। अब इसके अंदर एज क्या हुई? देखिए, इसके अंदर एज हुई 3 से लेकर, यानी कि बच्चा जब 3 साल कंप्लीट कर लेता है ना, 4th क्लास जब स्टार्ट करना, 4th जो एज है जब स्टार्ट करता है ना, तब से लेकर और 18 के एंड तक। ठीक है, यानी कि 3 एंड से स्टार्ट करके और 18 के एंड तक। और इसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी थी? वो थी प्री प्राइमरी से और 12th क्लास तक। ठीक है, प्री प्राइमरी से 12th क्लास तक। ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या थी? क्लासेस थी। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए सबसे पहले आती है कौन कौन सी स्टेजेस थी। आप इस डायग्राम को देखिए आप, ये हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था, ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर क्या था? आपकी 10 हो गई और प्लस में 2 हो गई, यानी कि 10+2 सिस्टम। एज क्या थी? 6 से 16 तक तो आप क्या करते थे? 10th क्लास को कंप्लीट करते थे। और उसके बाद आपके जो 2 साल थी आगे की, वो इसमें क्या था? आपकी 11th और 12th। तो ये तो हमारा पुराना सिस्टम था। अब जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आया ना, उसको देखिए आप, ये है हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 4 स्टेजेस दी गई है। कौन कौन सी है? सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज।
उसके बाद आती है हमारी प्रीपैरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और एज क्या है देखिए आप यहाँ पे लिख रखा है 3 ईयर, 3 ईयर से लेकर के और कंप्लीट कहाँ तक होगा आपका, देखिए यहाँ पर 14 से 18 यानी कि 18 ईयर तक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हमारी है फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, ये आपकी 5 साल तक चलेगी, 5 ईयर तक चलेगी। अब वो कैसे कैसे चलेगी वो देखिए आप। जो स्टार्टिंग के 3 साल होंगे ना, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 साल कौन कौन से, 4, 5 और 6, यानी कि 3 के एंड से स्टार्ट करके 6 से एंड तक। ठीक है, उसको बोलते हैं प्री प्राइमरी, या फिर आप बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आंगनवाड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, प्री प्राइमरी, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी। ठीक है, एज मैंने आपको बता दी 3 से लेकर 6 ईयर तक यानी 3 साल। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 2 ईयर। अब नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करोगे और सेकंड क्लास को कंप्लीट करोगे, और आपकी एज क्या रहेगी, 6 से लेकर 8 तक यानी 7th और 8th। ठीक है, तो ये आएगी आपके फाउंडेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आप इस चीज को 100% याद रखना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ECCE। फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये रिट के अंदर भी अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो सीटेट के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अब जो ECCE है ना, इसका रिलेशन किस स्टेज के साथ है, तो आपका आंसर होगा फाउंडेशनल स्टेज के साथ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि बच्चे का, देखिए आप समझिए, जो बच्चे का ब्रेन है ना, वो जब छोटा होता है ना तभी डेवलप हो चुका होता है, तो हमें उस टाइम बच्चे की केयर करनी है। तो जो ECC है ना, इस प्रोग्राम के तहत बात की गई थी आंगनवाड़ियों के बारे में, बाल वाटिका के बारे में, कि बच्चे का उस टाइम जो माइंड है ना वो डेवलप होता रहता है, तो आप उस समय उस बच्चे को क्या दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। ठीक है ना, तो इसके लिए ये एक कार्यक्रम चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सिस्टम किससे है, आपकी फाउंडेशनल स्टेज के साथ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है प्रीपैरेटरी स्टेज। इसमें भी कितने साल होंगे आपकी, 3 साल आएंगी। कौन कौन सी, अब जब आप 3rd में होंगे आप 4th क्लास करेंगे और आप 5th क्लास को कंप्लीट करेंगे, और एज आपकी क्या होगी, 8 से 11 यानी कि 9, 10 और 11, ये 3 साल आपकी, ठीक है, किसके अंदर होंगी, प्रीपैरेटरी स्टेज के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद आती है मिडल स्टेज। अब मिडल स्टेज के अंदर क्या है, यहां पे भी क्या कितने साल होंगे आपकी, 3 साल होंगी। कौन कौन सी, जब आप 6th क्लास को कंप्लीट करेंगे, 7th को कंप्लीट करेंगे और 8th क्लास को कंप्लीट करेंगे, और आपकी एज क्या होगी उस टाइम, 11 से 14 साल तक। ठीक है, यानी कि 11th एंड हो चुकी है आपकी, 12th की स्टार्टिंग में है आप, और 14 के एंड तक 12, 13 और 14। ठीक है, ये 3 साल आपकी किस में आएंगी, मिडल स्टेज के अंदर आएगी। देखिए अब मिडल स्टेज के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो बात की गई थी वोकेशनल सब्जेक्ट की, और एक बात की गई थी कंप्यूटर नॉलेज की। अब कंप्यूटर नॉलेज तो आप समझ गए कि इन्होंने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोर देती है जब बच्चा 6th क्लास में हो जाता है ना, तभी से आप बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज दीजिए। ठीक है, और दूसरा बात क्या था, वोकेशनल सब्जेक्ट का। अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि बच्चे को आप एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाइए बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके रियल लाइफ में भी काम आए, आगे चलकर उसको जॉब दे। ठीक है ना, उसके व्यवसाय से रिलेटेड हो, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चल सके, ताकि बच्चे की रियल लाइफ में वो सब्जेक्ट उसके क्या है, काम आए, तो उसको बोलते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो बोला गया कि जब बच्चा 6th क्लास में हो जाता है ना, तभी से आप उसको वोकेशनल सब्जेक्ट की शिक्षा दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जो हमारी लास्ट स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज। ये कितने साल तक रहेगी, 4 साल तक रहेगी। कब से कब तक, आपके 14 एंड हो चुकी है, आप 15 के स्टार्टिंग में हो, यानी कि 14 से 18 साल तक। ठीक है, 15 के स्टार्ट से लेकर 18 के एंड तक। इसके अंदर आप कौन कौन सी क्लास को एंड करेंगे, 9th को पढ़ लेंगे, 10th को, 11th को और 12th को, यानी कि ये 4 क्लास आपकी किसके अंदर आएंगी, सेकेंडरी स्टेज के अंदर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंजमेंट किया गया, अब इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या चेंजमेंट किया गया, यहाँ पे जो आपका स्ट्रीम सिस्टम है ना, उसको खत्म कर दिया गया। स्ट्रीम सिस्टम मतलब, देखिए जब बच्चा 10th कर लेता है ना और 11th में जाता है ना, तो वहां पे उसको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं।
अब भैया आपको आर्ट लेना है या साइंस लेनी है या आपको कॉमर्स के अंदर जाना है, होती है ना स्ट्रीम, इनको स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जो स्ट्रीम सिस्टम है ना उसको खत्म कर दीजिए आप, और बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दीजिए 9th क्लास से ही, ताकि बच्चा स्टार्टिंग से अच्छे से सीख सके और वो चीजें उसकी रियल लाइफ के अंदर भी क्या है, काम आए। यानी कि सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने की बात की गई है। आप रिजिड मत कीजिए, बच्चे को सीमित मत कीजिए, भाई आपको तो यही सब्जेक्ट चूज करने हैं और इन्हीं में से ही आप पढ़ सकते हो, ऐसा मत कीजिए। बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, बच्चा उस सब्जेक्ट को चूज कर सके, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तक था आपका स्कूल सिस्टम, यानी कि जो चेंजमेंट किए गए हैं पुराने सिस्टम में और नए सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, और किन किन बातों के ऊपर जोर देती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां से जो मैं बताने वाला हूं ना, वो सीटेट के अंदर आपको एज इट इज लिखे मिलेंगे, ठीक है ना। आपको एज इट इज कोई वर्ड में भी अंतर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। और आपको इन्हीं वर्ड्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इनका मतलब आपको समझना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोर देती है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, यानी कि बच्चे के समग्र विकास पर। मैं आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पहले बता चुका हूं, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी और उसका सोशल डेवलपमेंट भी, यानी कि बच्चे का ओवरऑल विकास के ऊपर जोर देती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे देखिए, रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन बोलती है कि जो बच्चे का पाठ्यक्रम है ना, उसको कम कर दीजिए। जैसे एनसीईआरटी के अंदर है तो बोलते हैं आप सिलेबस को कम कर दीजिए, पाठ्यक्रम को कम कर दीजिए, आप जोर दीजिए चीजों के सिखाने पर, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर। अब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का क्या हो, डेवलपमेंट हो, बच्चा सोच सके अब कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो आप करिकुलम को, आपके जो पाठ्यक्रम है ना, उसको कम करके आप ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए जो बच्चे की रियल लाइफ के अंदर काम आए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है एक्सपेरेंशियल लर्निंग, ठीक है, यानी कि आपकी अनुभविक शिक्षा या प्रायोगिक ज्ञान, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखे। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपेरियंशियल लर्निंग पर जोर देती है नीपी। आगे है इंपावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस। देखिए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अब बच्चे को 9th क्लास से ही सब्जेक्ट चूज करने के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे देखो उसी चीज की बात हो रही है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कीजिए बच्चे की कोर्स चॉइस के अंदर, बच्चा यानी अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या कर सके, चूज कर सके, ठीक है। आगे देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। देखिए, हमने अभी काफी क्वेश्चंस किए हैं, वहां पे भी मैंने क्वेश्चंस के अंदर आपको बताया था, जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं वहां पे भी मैंने बताया था, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, यानी कि आपकी क्लास में काफी जगह से आए हुए बच्चे हैं, उनकी भाषा अलग अलग है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, ठीक है ना, कोई पंजाबी बोलता है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारे देश की शक्ति हैं, ठीक है ना, पावर है इनके अंदर। आप इनको आप बाधक मत समझिए, ठीक है ना, ये हमारे लिए सोर्सेज के रूप में है, हमारे लिए रिसोर्स का काम करती हैं ये। और इसी चीज के ऊपर या जो इसी चीज के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या देती है, जोर डालती है, ठीक है। यानी कि इसको अच्छा बताया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म को, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, फोकस ऑन कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, पहले क्या होता था ना, या अभी भी होता है, क्या होता है ना, अब भाई जो बच्चा जब एडमिशन लेता है, अभी तो ये चीजें चलो कम हो गई हैं, तो उसका एग्जाम होता था, बोलते हैं ना, एक 6 महीने में एग्जाम ले रहे हैं, उसके बाद 12 महीने में एग्जाम ले रहे हैं, इसके बीच कोई एग्जाम नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो होता था समेटिव सिस्टम, यानी कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे पूरी साल और लास्ट में ही उसका एग्जाम लेंगे, तो वो समेटिव सिस्टम था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि ये चीज गलत है, आपको क्या करना है, बच्चे का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। यानी कि जिस टाइम बच्चा जब सीख रहा है ना, उसी टाइम आप बच्चे का आकलन कीजिए, उसी टाइम आप बच्चे की गलतियों को पहचानिए और उसी टाइम उनको क्या कीजिए, आप सही कीजिए। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो मैं असेसमेंट का टॉपिक करवाऊंगा ना नेक्स्ट, उसके अंदर आपको बताऊंगा ये चीज अच्छे से, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो एनईपी है उसने फोकस किया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, सेम वही चीज आ गई, जो एनईपी है किस पे फोकस करती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर करती है, नॉट ऑन समेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान देती है, योगात्मक पर नहीं, ठीक है। आगे देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेसमेंट नेशनल सेंटर पर्क टू चेक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट।
जो एनईपी है ना उसके अकॉर्डिंग एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, परख रखा गया है। ये चीज आपको 100% याद रखनी है। जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बना है उसका नाम क्या है, परख। यानी कि बीच बीच में चेक किया जाएगा बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बना है जिसका नाम क्या है, परख। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है एनईपी किस पे जोर डालती है, मूव स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए ये चीज भी मैं आपको जब एमसीक्यू करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था। अब भाई जो नॉर्म रेफरेंस होते हैं उनको भी हम नहीं मानते सही, स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको भी हम सही नहीं मानते हैं। ठीक है, हम किस पर जोर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जोर देते हैं। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब पता है क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लास में टीचर आया और टीचर ने अपना सिस्टम बना रखा है कि भाई मैं क्लास में आऊंगा, आते ही जो मैं डिसाइड करके आया हूँ वही चीज मैं डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाऊंगा, बात खत्म। ये चीज होती है। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको रिजिड नहीं होना है, आपको बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। भाई हो सकता है उस टाइम आप क्लास में आए हो, बच्चे चाह रहे हो सर नहीं आज ये सब्जेक्ट नहीं, आज हम ये पढ़ेंगे, या हम ये टॉपिक नहीं आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो टीचर को उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, टीचर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए। एनईपी 2020 एम्फेसाइज ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न। यानी कि एनईपी 2020 है ना वो जोर देती है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। ठीक है ना, देखिए हर कोई सीखता है, लर्निंग हर किसी की होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसकी लर्निंग किस तरह से हो रही है। ठीक है, एनईपी 2020 इस बात के ऊपर जोर देती है। आपको एमसीक्यू के अंदर एज इट इज लिखा मिल जाएगा, यह कि सीखना कैसे सीखना है। एनईपी किस बात पर जोर देती है, सीखना कि कैसे सीखना है, आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई दे रही होगी, एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए ये बच्चा है, ये बच्चे हैं आपके नॉर्मल लग रहे होंगे, और ये एक टीचर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बच्चा क्या है, डिसेबल्ड बच्चा है। ठीक है ना, बैठा हुआ है ना। तो देखिए अब आप ऊपर देखिए, एनईपी 2020 है ना वो किसके ऊपर फोकस करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। वहां पे मैंने बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। बच्चे का बैकग्राउंड कभी चेक नहीं किया जाएगा, वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, कहाँ से आया है, किस स्टेट से है, क्या उसकी जाति है, किसी चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज बच्चे यानी कि वंचित बच्चे, हर टाइप के बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, सब एक साथ। और उसका एग्जाम्पल है ये देखिए, आप यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी हैं और एक डिसेबल्ड बच्चा भी है। ठीक है ना, तो एनईपी 2020 इसी चीज के ऊपर जोर देती है, समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। ठीक है, आगे देखिए। एनईपी 2020 फोकस ऑन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे एक साथ मिलकर चीजों को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को लगा रहे हैं ना, आप देख सकते हो ना इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद अपने हाथ से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टीचर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिएंशियल लर्निंग यानी अपने अनुभवों से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। तो एनईपी 2020 है ना वो इन्हीं चीजों के ऊपर जोर डालती है कि बच्चा खुद से करके सीखे, अपने अनुभवों से सीखे। ठीक है ना, जब वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है, वो रटेगा नहीं चीजों को। ठीक है, आगे देखिए। एनईपी 2020 फोकस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। मैं अभी बता चुका हूं आपको ये चीज पहले। ठीक है, बिकॉज इट्स हेल्प्स इन हाई कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आपके ब्रेन से रिलेटेड। जब काफी बच्चे, आप ये मानिए जब एक क्लास है उसके अंदर काफी बच्चे हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखेंगे ना, उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट तो होगा ना, उनके ब्रेन में ये चीजें जाएंगी ना। तो इसी चीज के ऊपर जो एनईपी 2020 है वो फोकस करती है। अब जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना उसको आप एक रिसोर्स के रूप में लीजिए, उसको हिंड्रेंस या बाधक मत मानिए आप एजुकेशन के अंदर। वो एक रिसोर्स है, उसका आप अच्छे तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया भाई, इंग्लिश, मैथिली, कश्मीरी, बोडो, मलयालम, संस्कृति, ठीक है, नेपाली, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया। तो यहाँ पे काफी लैंग्वेज के बारे में मैंने दिखाया आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, आगे देखिए। एनईपी फोकस ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, एनईपी भी किस के ऊपर फोकस करती है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर फोकस करती है। और यहाँ पे बताया क्या गया है, देखिए आप, संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और भाषावाद को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करना
जारी रहेगा, क्योंकि अब देखिए पहले भी यही था और अभी भी यही है, लेकिन अब क्या चेंजमेंट किया गया है, अब बोला गया है कि जो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, उसके अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, यानी कि किसी भी स्टेट के ऊपर आप थोपिए मत, अब भाई आपको ये चीज लागू करनी ही होगी, नहीं, आप फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा अब वो उस भाषा को लागू करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, अब किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषाओं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की क्या होगी, पसंद होगी। तो तीनों है ना, वो क्या होगी, छात्रों की पसंद होगी। ठीक है, जब तक कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषा कहाँ की होंगी, भारत की होंगी। विशेष रूप से जो छात्र अपने द्वारा अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहता है ना, तो वो कब बदल सकता है, 6th या 7th क्लास में। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहता है ना, तो 3 में से 2 लैंग्वेज तो उसकी मूल होंगी, जैसे एक तो उसकी चलो मान लो मातृभाषा हिंदी हो गई, दूसरी वो संस्कृत पढ़ रहा है या कोई भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, 2 भाषा तो हमारी भारत की मूल निवासी हैं, ठीक है, उनकी होगी, और एक लैंग्वेज अदर हो सकती है। ठीक है, अगर वो इनको चेंज करना चाहता है ना, तो कब कर सकता है, ग्रेड 6 में या 7th में। ठीक है, आगे देखिए, स्टडिंग ए क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, उड़ीसा हो गई, या उड़िया जिसे हम बोलते हैं, संस्कृत हो गई, बच्चे को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में सीखना है, कब, क्लास 6 के अंदर। यानी कि इनमें से ये जो शास्त्रीय भाषा है ना, इनमें से बच्चे को एक भाषा क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी 6th क्लास के अंदर। ठीक है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है फॉरेन लैंग्वेज स्टडी, जैसे कोरियन हो गई, जापानीज हो गई, फ्रेंच हो गई, थाई हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश, रशियन या पुर्तगीज। ठीक है, एज एन एडिशनल ऑप्शन एट द सेकेंडरी लेवल, जब बच्चा सेकेंडरी लेवल जाएगा ना, उसके अंत तक बच्चे को एक विकल्प के रूप में लेनी है, एक भी कोई भी इनमें से एक विदेशी भाषा को। ठीक है, इस बात पर भी एनईपी 2020 जोर देती है। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो एनईपी 2020 आल्सो एम्फेसाइज ऑन मेकिंग द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बोला गया है जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसको आप मोर फ्लेक्सिबल कीजिए। मैंने आपको पीछे बताया था, सिलेबस को क्या कीजिए, कम कीजिए। आप कंस्ट्रक्टिविस्ट, इतना यानी कि रचनावादिता के ऊपर आप क्या दीजिए, जोर दीजिए। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, उसके ऊपर आप काम कीजिए। आप एनसीईआरटी के सिलेबस को क्या कीजिए, कम कीजिए। तो वही चीज यहाँ पे बोल रही है। ठीक है, अगर जो पाठ्यक्रम को भी क्या करना है, अधिक लचीला करना है, क्या करना है, रचनावादी बनाना है पाठ्यक्रम को। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां पे देखिए आप, एनसीईआरटी या एससीईआरटी, एनसीईआरटी होती है आपकी सेंटर की, एससीईआरटी आपकी स्टेट की होती है। ठीक है, तो इनकी मदद से बच्चों का स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो किया जाता है ना, वो किया जाएगा, बच्चे का स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों को जो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाता है ना, वो 360 डिग्री पर आधारित होगा। यानी 360 डिग्री मतलब यानी कि बच्चे का होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है ना, उस पर फोकस करेगा। अब तक क्या होता था, बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, सिर्फ और सिर्फ उनके मार्क्स जुड़ते थे प्रोग्रेस कार्ड के अंदर, और बता दिया जाता था कि भाई आपके बच्चे की परफॉर्मेंस ये है। अब बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा, यानी कि देखो, हैंड्स ऑन लेसन, इसमें उसकी काबिलियत क्या है, उसके मैनर्स, यानी किस तरह से बच्चा बात करता है, हेल्दी सोशल जो स्किल्स हैं उनके ऊपर, बच्चे का करेक्टर कैसा है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की हर एक चीज को शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे होम और स्कूल को क्या किया गया है, लिंक करके दिखाया गया है। सेल्फ असेसमेंट की बात की गई है, पीयर असेसमेंट की बात की गई है, और टीचर असेसमेंट की बात की गई है, पेरेंट्स असेसमेंट की भी बात की गई है। यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर चीज बच्चे के प्रोग्रेस कार्ड में शामिल की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देती है एनईपी 2020। आगे देखिए, एनईपी 2020 अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया emphasize that student will learn about the unity of major Indian language। आप ये चित्र देखिए जो मैंने लगाया है ना, इमेज, यहाँ पे देखिए आप, एक भारत श्रेष्ठ भारत हर अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है, ठीक है ना, उर्दू के अंदर भी है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के अंदर। तो एनईपी किस बात पर जोर देती है, एनईपी 2020 भारत सरकार की एक पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इस बात पर बल देती है कि जो विद्यार्थी है ना, प्रमुख भारतीय भाषाओं की एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, यानी कि भारत के अंदर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, उन सभी का एक साथ ही रिलेशन है। ठीक है ना, उनकी एकता है, उन सभी में क्या है, एकता है, यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए,
जो ये पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कहाँ से उठाए हैं? ये उठाए हैं मैंने एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है ना, वहां पे जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डाला गया है ना, वो सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीजें बार बार रिवाइज होकर यहाँ पे होंगी, लेकिन आपको ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखनी है। इन चीजों के जो वर्ड होते हैं ना, आपको उनके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखिए, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres। देखिए फिर बात आ गई ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की, उसी के बारे में बात की गई ना, यानी कि बच्चे का संपूर्ण यानी समग्र विकास के ऊपर जोर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को संवेदनशील बनाकर प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, ठीक है। आप इन चीजों को आपकी इंग्लिश में याद कीजिए या हिंदी में याद कीजिए, आपको बस वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। जो बच्चे के लिए सही हो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट बाय ग्रेड 3, यानी कि जब बच्चा 3rd क्लास में होता है ना, 3rd क्लास में होगा ना, तब तक बच्चे को क्या जाना चाहिए, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। यानी कि फाउंडेशन का मतलब क्या होगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, और वो कब तक आ जाना चाहिए बच्चे के अंदर, ग्रेड 3rd तक, ठीक है, बाई ग्रेड 3rd। जब बच्चा 3rd क्लास में होगा ना, तब तक उसे नॉर्मल जो आधारभूत नंबर्स होते हैं ना, उनका ज्ञान बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों के पास अपने सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। देखिए वही बात बता रहा है बार बार, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करती है एनईपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। देखिए वही चीजों की उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा बार बार। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सब्जेक्ट्स है ना, वो बच्चे आराम से चूज कर सके, वोकेशनल सब्जेक्ट हो या एकेडमिक स्ट्रीम्स हो, ठीक है। उसके अंदर क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। आपको इस तरह से आपका सिस्टम बनाना है कि सारे बच्चे जो पढ़ने के जो भी सब्जेक्ट्स है ना, उसको एक इंटीग्रिटी के रूप में पढ़ पाए, ठीक है, सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ पाए, उन्हें सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना। एरिया है जो लर्निंग के, वो डिफरेंट नहीं लगने चाहिए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए सारी चीजें एक जैसी ही हैं, ठीक है ना। इस बारे में बात की गई है। आगे देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज। मैंने बात की थी ना अभी इंटीग्रिटी की, ठीक है। देखिए, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया, यानी कि सारे सब्जेक्ट एक ही हैं, ठीक है। हर किसी सब्जेक्ट के अंदर ज्ञान है और सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जा सकता है। आप मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ पढ़ाते टाइम आप साइंस के एग्जाम्पल दीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उस टाइम आप मैथ्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं हिस्ट्री पढ़ाते टाइम, ठीक है। क्योंकि सन है वो किस में लिखी जाती है, नंबर्स में लिखी जाती है ना, तो वहां पे ऑटोमेटिक मैथ शामिल हो गया आपका, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बात की गई है, ठीक है। आगे देखिए, एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये आपको 100% एग्जाम के अंदर लिखा मिलेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी कि बच्चा कंसेप्ट को समझे, रटने के ऊपर ध्यान नहीं दिए। आगे देखिए लिख रखा मैंने, रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम, यानी बच्चा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए ना सीखे, अब भाई मैंने एग्जाम दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, भूल जाऊंगा। बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखे, उसको माइंड में परमानेंट याद रखे, ठीक है। आगे देखिए, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए आगे ना वही बात, अब बच्चा क्या करे, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करे, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करे, ठीक है ना, टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। क्यों, ताकि बच्चा सही तरीके से क्या कर सके, डिसीजन ले सके। इस चीज के बारे में बात करती है एनईपी 2020, ठीक है। अब आगे देखिए, नैतिकता और मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे सहानुभूति हो गई, दूसरों के लिए सम्मान हो गया, स्वच्छता हो गई, शिष्टाचार हो गया, लोकतांत्रिक भावना हो गई, सेवा की भावना हो गई, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान हो गया, वैज्ञानिक स्वभाव हो गया, आपकी स्वतंत्रता हो गई, जिम्मेदारी, समानता, न्याय और बहुलवाद। बच्चा इन सब चीजों को सीख सके, हमें ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाना है।
तो एनईपी इन चीजों के ऊपर जोर डालती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, वही चीज बात हो रही है। अब किसको प्रमोट करे? मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करे। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें, यही वर्ड्स माइंड में सेट करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रिजिलियंस, यानी कि बच्चा क्या सीख सके? संचार, सहयोग, टीम वर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल, इन सब चीजों के ऊपर बच्चा क्या कर सके? फोकस कर सके। एनईपी इन सब चीजों के बारे में बात करती है। ठीक है, आगे देखिए, फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए मैंने बताया था ना, समेटिव असेसमेंट को तो इग्नोर करेंगे और किस पर फोकस करेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, यानी कि आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए। आपका जो आकलन है ना, वो टाइम टाइम के ऊपर होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आज हुआ, एक बार फिर एक साल बाद ही होगा। ठीक है, इस चीज के बारे में बात की है। रादर देन द समेटिव असेसमेंट दैट इनकरेज टूडेज कोचिंग कल्चर। ठीक है, देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं हिंदी में, देखिए आप, आज की कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर क्या दे? ध्यान दे। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाना और शैक्षिक योजना और प्रबंधन। मैंने इसके बारे में आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था दिव्यांग छात्र के बारे में, जहां पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था। आज सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन जो पॉलिसी है ना, वो इन्हीं चीजों के ऊपर बात करती है। आगे देखिए, विविधता के लिए सम्मान, यानी कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी, पॉलिसी, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट। देखिए हमारी 3 सूचियां होती हैं, तो जो एजुकेशन आती है ना, वो हमारी समवर्ती सूची के अंदर आती है, जिसके ऊपर जो रूल्स है ना, वो स्टेट भी समवर्ती सूची वो होती है जिस पर जो रूल्स बनाती है ना, वो गवर्नमेंट मानी राज्य सरकार भी बना सकती है और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। ठीक है ना, तो इस बारे में बात करती है एजुकेशन पॉलिसी। आगे देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला एक रूप में पूर्ण इक्विटी और समावेशन की सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में फलने फूलने में सक्षम हो, यानी कि बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे के लिए वो चीज क्या होनी चाहिए? हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इंक्लूसिव हो जाना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए उस एजुकेशन सिस्टम में, जो बच्चे के लिए क्या आए? काम आए हमेशा। ठीक है, आगे देखिए, सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए आगे ना वही बात मैंने तो बताई थी, ECCE। ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बचपन की देखभाल और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षा के सभी सत्रों पर पाठ्यक्रम में क्या होनी चाहिए? सहक्रिया होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को पाठ्यक्रम अलग अलग नहीं लगना चाहिए। पाठ्यक्रम इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जब भी बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाए ना, तो उसे ओड फील ना हो, उसे यही लगे कि यार ये चीज तो मैं अभी पीछे पढ़ के आया हूं। ठीक है ना, यानी कि सभी क्या होनी चाहिए? पाठ्यक्रम में सहक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में किसको माना गया है? शिक्षक को माना गया है। और किसको? फैकल्टी को। उनकी भर्ती, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा शर्तें, यानी कि यहाँ पे बताया गया जो टीचर्स होते हैं ना, उसकी भी इंपोर्टेंस होती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं हमें टीचर्स के ऊपर भी क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में बात करती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू, सिर्फ इतना ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें याद करनी है, इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है और इससे बार आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि NCF 2005, और यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए आप समझिए, आपका जो सिलेबस है ना, उसके अंदर आपकी 60 नंबर की आती है पेडागोजी और 30 नंबर की आती है साइकोलॉजी, यानी कि ओवरऑल 90 नंबर की आपकी साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी ये आती हैं। ठीक है ना, और इस NCF के अंदर बच्चे के बारे में एकदम बेसिक चीजें बताई गई हैं, यानी कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे वो एकदम बेसिक चीजें बताई गई हैं। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया ना, तो आप मान लीजिए मैक्सिमम जो आपकी पेडागोजी है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, आपको इन्हीं चीजों को बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनसीएफ 2005 है क्या। देखिए, एनसीएफ 2005 यानी कि पाठ्यचर्या। करिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यचर्या। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और पाठ्यचर्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अगर जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में वो सुबह से शाम तक रहता है। उस दौरान वो जितनी भी चीजें करेगा ना, वो सब उसकी किसके अंदर आएगी? पाठ्यचर्या के अंदर आएंगी, यानी कि करिकुलम के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 यानी कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसा दस्तावेज है जो बात करता है कि बच्चे को क्या और किस तरह से पढ़ाना चाहिए। मैंने बताया ना, इसमें सब कुछ बच्चे के बारे में है, इसलिए यह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आगे देखिए। एनसीएफ का प्रकाशन, यानी कि बेसिक बातें करते हैं एनसीएफ के बारे में। जो एनसीएफ का प्रकाशन है ना, उसको कौन करता है? एनसीईआरटी करती है, न्यू दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली इसका क्या करती है? प्रकाशन करती है। आगे देखिए, एनसीएफ है ना, अब तक एनसीएफ के 4 प्रारूप आ चुके हैं। यानी कि 1975 में आया था, उसके बाद जो नेक्स्ट था 1988 के अंदर, फिर इंप्लीमेंट किया गया 2000 के अंदर, और जो हमारा लास्ट है वो है 2005, यानी कि 2005 हमारा लास्ट आया था। ठीक है, एनसीएफ 2005 जिसको हम पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं। जो एनसीएफ 2005 है ना, वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसके लिए 1993 में एक रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। आपने कई बार ये सुना होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसी के ऊपर बेस था एनसीएफ 2005। ठीक है ना, यानी कि पहले ये रिपोर्ट आई और उसके बाद डिसाइड किया गया कि हमें एनसीएफ 2005 को बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हमारे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जनगण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था, सभ्यता एवं प्रगति, उससे उठाया गया है एनसीएफ 2005। और इस निबंध के अंदर किस बारे में बात की गई है? जिसमें बताया गया है कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और उदार आनंद बचपन की कुंजी होती हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो क्रिएटिव होते हैं, वो एकदम उदार होते हैं, शांत होते हैं। और यही सब क्या चीजें होती हैं? बचपन की कुंजी हैं ये। यानी कि उनका बचपन जो है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। इस बारे में बताया गया है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। और ना समझ वैश्विक संसार, यानी कि जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है ना, जो ना समझ है, वो क्या कर देता है? इस बचपन को खराब कर देता है। ठीक है ना, उनकी विकृति का खतरा है। आगे देखिए, यानी कि बात हो रही है बच्चों को सही ज्ञान सही रूप में प्रदान करने का जो तरीका है ना, वो कहलाता है आपका एनसीएफ 2005। मैंने बताया ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की बात होगी, यानी कि बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, बच्चे को एक सही दिशा मिल सके, इस बारे में बात करता है एनसीएफ 2005। आगे देखिए, जो आपका एनसीएफ 2005 है, इसमें 21 रिपोर्ट्स थी, 21 ग्रुप बनाए गए थे और हर ग्रुप ने एक रिपोर्ट दी थी। तो यानी 21 रिपोर्ट हो गए ना, तो 21 रिपोर्ट में जो मेन पॉइंट थे ना, जो मेन समरी थे ना, उन सबको कलेक्ट किया गया और तब आपका बना था एनसीएफ 2005। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखना। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8th अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया, यानी कि आपकी 8th अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं, तो उनके अंदर भी इसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये बेसिक नॉलेज पढ़ा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, आगे देखिए। एनसीएफ 2005 को अप्रूव कब मिला था? इसको जो अप्रूवल मिला था वो मिला था 7 सितंबर 2005 को। और किसने दिया था? CABE ने। अब ये CABE क्या होता है आप देख लीजिए, फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है सेंटर के अंदर, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इससे इसको अप्रूवल मिला था कब? 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 की जो समीक्षा है वो कौन करती है? समय समय पर एनसीईआरटी करती है। भाई इसी ने बनाया था, हमने किया था ना, पीछे बात की थी। प्रकाशन कौन करता है? आपकी एनसीईआरटी करती है। ठीक है ना, तो इसकी समीक्षा भी कौन करेगा? आपकी एनसीईआरटी करेगी। इन चीजों को आप याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। एनसीएफ एक विजन डॉक्यूमेंट है। विजन का मतलब होता है जिसकी सोच दूर की होती है, जो दूर की सोचने वाला होता है। आप देखिए, 2005 में बना था, अब तक फॉलो किया जा रहा है। यानी कि इस तरह से बनाया गया था कि आने वाली काफी समय तक अगर जो इसके सिस्टम है, इसके जो रूल्स है ना, वो अप्लाई हो सकें। ठीक है ना, तो एक विजन डॉक्यूमेंट है, यानी कि दूर की सोचने वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंतर्गत इसमें 5 सिद्धांतों को आधार बिंदु बनाया गया था। यानी कि इसने 5 सिद्धांतों पर फोकस किया था एनसीएफ 2005 ने। कौन कौन से थे देखिए आप। फर्स्ट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए,
देखिए ये चीज़ मैं जब पेडागोजी या साइकोलॉजी करवाता हूँ ना, तो काफ़ी बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। जो बच्चा है ना, बच्चे के बाहर के जीवन को और स्कूल के जीवन को दोनों को जोड़ा जाए आपस में। इससे बच्चा ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। मैंने हमेशा इस बारे में बात की है आपसे, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर आप ऐसी समस्याओं को, ऐसी चीज़ों को उठाइए जो बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट हो, और बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे ना, तो वो इंटरेस्ट लेंगे चीज़ों के अंदर। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यही है सिद्धांत, अज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि नो रोड लर्निंग, यानी कि रोड लर्निंग नहीं करनी है, समझकर चीजों को पढ़ना है। इस चीज के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए, करिकुलम पुस्तक केंद्रित न रह जाए। देखिए मैंने इस बारे में बात की है ना, सब कुछ पुस्तक ही नहीं होती। मैंने आपको जो पेडागोजी का पोर्शन करवाया था, तो वहां पे मैंने अलग से प्रॉपर्टी बताई थी। अब सब कुछ पुस्तक ही नहीं होती है, हर किसी चीज को पुस्तक ही नहीं मानना है। यानी कि बच्चे को पुस्तक के अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर भी सोचने देना है, ठीक है। आपको पुस्तक के बाहर निकल कर सोचना होगा। आज के समय में, आज के समाज में जो चीजें सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। तो उन सब चीजों में बच्चे को शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को किताबी ज्ञान मत दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर बात हो रही है किताबी ज्ञान के बारे में, यानी कि किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है बच्चे को, ठीक है। आगे देखिए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया जाए। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपको बता चुका हूं। हर चीज किसी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका सिलेबस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन करने का तरीका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने काफी बार एग्जाम्पल दिया इन चीजों के बारे में। और कक्षा कक्ष को किससे जोड़ा जाए, गतिविधियों से, यानी कि एक्टिविटीज करवाई जाए। जैसे लर्निंग बाय डूइंग हो गई। अब बच्चे कैसे सीखें, करके सीखें, क्रियात्मक अनुसंधान से सीखें बच्चे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप। तो ये इसके सिद्धांत हैं, इनको फॉलो करता है एनसीएफ 2005। और इन सब चीजों की बात हम कहीं ना कहीं पेडागोजी में और साइकोलॉजी के अंदर कर चुके हैं। इसलिए मैंने बोला है ये एकदम बेस है। अगर आपने ये अच्छे से बार बार रिवाइज कर लिया ना, तो आपकी मैक्सिमम पेडागोजी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। अब इसका क्या मतलब है भाई, हमारे राष्ट्रीय मूल्य जैसे आते हैं ना, बड़ों का सम्मान कीजिए, ठीक है ना, महिलाओं का सम्मान कीजिए, जो हमारी निजी संपत्ति है उसको नुकसान मत पहुंचाइए, जो राष्ट्र की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, तो आप उसको नुकसान मत पहुंचाइए। काफी बार आता है ना भाई, दंगे हो जाते हैं या कहीं पे लड़ाइयाँ चल रही हैं तो साथ देने उनको आग लगा दी गई, ऐसी चीजें आप सुनते हो ना, तो क्या है, हमारी निजी संपत्ति का नुकसान है। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं। बच्चों को ये सब नहीं सिखाना है, या विद्यार्थी को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको इस तरह से विद्यार्थी को तैयार करना है ताकि वो ये सब चीजें आगे चलकर ना करें, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि जो आपके राष्ट्रीय मूल्य मैंने आपको बताए हैं ना, इन सब चीजों को आप एक पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाइए, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, अच्छे से समझ सके और आगे चलकर ऐसी गलतियां ना करें। आगे देखिए, ये आपके 5 सिद्धांत थे, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय भी शामिल किए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिए आप। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर विचार करने का तरीका, यानी कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस बारे में आप विचार कर रहे हैं। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है एक तरह से विचार करना, ठीक है। सीखना और ज्ञान को शामिल किया गया है, ठीक है भाई। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, यानी कि करिकुलम के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो मैक्सिमम टाइम रहता है ना, तो उसकी व्यवस्था और स्कूल का आकलन, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ पर किन किन चीजों की कमी है। आगे देखिए, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, यानी कि विद्यालय, आपकी स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए सहज होना चाहिए, इस तरह की बातें। कक्षा का जो वातावरण है, यानी कि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में बात होगी, ठीक है। संस्थागत सुधार, यानी कि अगर कुछ कमियां मिलती हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इन 5 अध्यायों को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षण अधिगम की 5 विधियों पर जोर देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं करवा रहा हूं, इससे बाहर आप कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। तो 5 विधियां कौन कौन सी है जिसके ऊपर एनसीएफ जोर डालता है। एक तो होता है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, ठीक है भाई। आगे देखिए, निरीक्षण करके सीखना, यानी कि एक तरह से ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन करके सीखना, ठीक है, सही है। आगे देखिए, परीक्षण करके सीखना, जैसे कि आपने असेसमेंट ले लिया या फिर आप टेस्ट ले रहे हो तो आप इस तरीके से सिखा सकते हो, ये भी विधि पर जोर देता है। सामूहिक विधि, मैं हमेशा बात करता हूं आपसे, कोलैबोरेशन मेथड या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, तो सामूहिक विधि पर भी जोर डाला है एनसीएफ ने। एक होता है मिक्स्ड मेथड, यानी कि इन सबका मिलाकर आप यूज कीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, मिश्रित विधि, यानी कि मिक्स्ड विधि। तो आपको ये 5 विधियां भी याद रखनी है, एनसीएफ ने किन किन विधियों के ऊपर
जोड़ डाला है। आगे देखिए, अब देखिए आप एनसीएफ 2005 में शामिल सुझाव, ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005 में किन किन चीजों के बारे में सुझाव दिया गया है या किन किन चीजों को फॉलो करने के बारे में बताया गया है। यहां से जो स्टार्ट हो रही है ना चीजें, सभी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कोई लाइन मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। और अच्छे से इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, आपकी कंप्लीट पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। इससे बार आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका एनसीएफ है वो पर्यावरण शिक्षा को, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी को, एनवायरमेंटल टीचिंग को क्या मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। और नवीन शिक्षण विधियों पर बल देता है, यानी कि आज के टाइम में जो प्रचलित है, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, इन सब चीजों के बारे में आप बच्चों को बताइए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को, इन सब विधियों को क्या मानता है, इंपॉर्टेंट मानता है। आगे देखिए, जो आपका एनसीएफ है वो दो सूत्रों पर बल देता है, यानी कि दो नियम है, दो सिद्धांत हैं जिन पर बल देता है। एक तो है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, मैंने बताया था ये आपको, जब मैंने विधियां बताई थी तब मैंने बताया था ये अज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चों को आप पहले वो चीज बताइए जो उनको आती है और धीरे धीरे फिर आप उसको अज्ञात की तरफ लेके जाइए। भाई नॉर्मल सी बात है, हम आसान चीज़ों को जल्दी सीखते हैं ना, तो आप बच्चे को आसान से सरल सिस्टम से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उन्हें आप कठिन की तरफ लेके जाइए। तब तक उनकी सोच भी डेवलप हो चुकी होगी और वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। और सेकेंड है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि आप बच्चे को पहले वो सिखाइए जो उसके सामने है, ठीक है ना। और ऐसे क्या करोगे, ऐसे धीरे धीरे जब आप सिखाते रहोगे ना, तो बच्चा ऐसा हो जाएगा, उसकी इमेजिनेशन पावर बन जाएगी। अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं होगी ना, तब भी वो उसके बारे में क्या कर पाएगा, इमेजिन कर पाएगा। यानी कि आप बच्चे को कैसे लेके जाइए, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाइए और ज्ञात से अज्ञात की ओर। इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर एनसीएफ सबसे ज़्यादा बल देता है। तो आप इन चीज़ को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन दो सूत्रों को मानता है एनसीएफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ और मूर्त से अमूर्त की तरफ, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, करके सीखने पर बल देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। 100% करेक्ट है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि आप करके सीखेंगे, इस बात पर बल देता है। यही बात हो गई ना, सेम टू सेम, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, संरचनावादी या निर्मितवादी, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि बच्चा क्या है, चीजों को करके सीखेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाएगा, यानी कि जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अवधारणा है उस पर बल देता है आपका एनसीएफ, ठीक है। इस चीज को याद रखना आप, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इस पर जोर देता है आपका एनसीएफ, ठीक है। लचीले पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने हमेशा आपको बताया, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तब भी मैं आपको बताता हूं, हमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, हर चीज को फ्लेक्सिबल रखना है, किसी भी चीज में हमें रिजिड नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षक एज ए फैसिलिटेटर, मैंने ये भी हमेशा बताया आपको। अगर जो शिक्षक का रोल है ना, आज के सिस्टम में शिक्षक का जो रोल है वो एक सहायक के रूप में है, यानी जब जब बच्चे को जरूरत पड़ेगी तब टीचर बच्चे की सहायता के लिए आ जाएगा। सिर्फ इतना ही रोल है टीचर का, सब कुछ आजकल बच्चा ही है, चाइल्ड सेंटर्ड है हर चीज, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। और ये चीज तो इन्होंने प्राथमिक स्तर पर बोल ली है, जबकि हमारी जो एनईपी 2020 है उसने तो यहां तक बोल दिया। अब प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी, और इससे आगे भी अगर पॉसिबल है ना, तो तब भी आप मातृभाषा में ही शिक्षा करवाइए, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही है भाई। आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसके बारे में मैं बाकी वीडियोज में बात कर चुका हूं, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में, यानी कि एक तो आपकी मातृभाषा हो, एक जैसे आपकी हिंदी हो गई, और एक कौन सी भाषा, एक दूसरी भाषा जो विदेशी भाषा हो, जैसे इंग्लिश हो गई आपकी, ठीक है ना। तो त्रिभाषा सूत्र के ऊपर जोर देता है आपका एनसीएफ। आगे देखिए, शिक्षक व शिक्षार्थी के साथ साथ अभिभावकों को भी बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेवार माना जाना चाहिए। कि यहाँ पर बात हो रही है, जैसे स्कूल है आपका, तो स्कूल में नॉर्मल सी बात है, शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है, यानी कि विद्यार्थी भी है, बच्चा भी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अब स्कूल के साथ आप अभिभावक को भी जोड़िए, ठीक है ना। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको भी जोड़िए आप, उनका भी रोल होता है बच्चे के सीखने के अंदर। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा स्कूल के बाद कहाँ पर जाता है, घर ही जाता है ना। तो टीचर के बाद, यानी कि शिक्षार्थी के बाद और टीचर के बाद जो आपका अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनका भी रोल होता है आपके सीखने के अंदर, ठीक है। तो ये बात करता है कौन, एनसीएफ। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को मानता है। अब समावेशी शिक्षा हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एक समान समझेंगे, सभी सारे बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे कुछ भी हो,
सभी बच्चे एक साथ एक ही जगह पर एक जैसी शिक्षा मिलेगी सभी को, ठीक है। तो यह बात करता है आपका एनसीएफ 2005। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक क्लास का टाइम है ना, यानी कि कालांश अवधि, कालांश अवधि का मतलब होता है आपका जो पीरियड टाइम होता है ना, यानी कि जब क्लास के अंदर स्कूल के अंदर जो पीरियड्स लगते हैं ना, तो वो जो टाइम है ना, तो एक पीरियड की अवधि बताई गई है 35 मिनट। याद रखना 35 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। ये कितनी मिनट दे रखी है? 35 मिनट दे रखी है, ठीक है। आगे देखिए, जो एनसीएफ 2005 है इसके अंदर मेनली 4 सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, यानी कि जो 4 प्रमुख विषय है ना उनको शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में बात करता है एनसीएफ 2005। सेकंड पर आपका होगा मैथ्स यानी कि गणित, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, इसके बारे में भी बात करता है एनसीएफ। और एक है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, इसके बारे में भी बात करता है आपका एनसीएफ 2005। नॉर्मल सी बात है, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे, जहां पर आपको सब्जेक्ट दे दिएंगे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट है जिसको एनसीएफ फॉलो नहीं करता या जिसके बारे में एनसीएफ ने बात नहीं की है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। भाई भाषा के बारे में बात की है, मैथ्स के बारे में बात की है, सामान्य विज्ञान के बारे में बात की है और सामाजिक विज्ञान के बारे में बात की है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा 4 अन्य क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में एनसीएफ क्लियरली बात करता है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो रोजगार और काम यानी कि वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है, वोकेशनल यानी व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात करता है एनसीएफ। और जो हमारी एनईपी है उसमें भी बात की गई है। एनईपी में बोला गया है कि भाई आपकी 6th क्लास है ना, तभी से आप बच्चे को एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाइए जो उसकी रियल लाइफ में काम आएगा, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यवसायिक सब्जेक्ट सिखाना स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, कला व पारंपरिक दस्तकारियां यानी कि कला यानी कि आपकी स्किल यानी कि आपकी आर्ट, इनके बारे में बात करता है एनसीएफ। और ये बोलता है जो आपकी पारंपरिक दस्तकारियां हैं यानी पुराने टाइम से जो चली आ रही हैं, जो परंपरा है, जो आपकी कला है, अगर आर्ट है कुछ जो पुराने टाइम से आ रही है चलती हुई, तो उन सब चीजों को आप वैल्यू दीजिए, ठीक है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करता है एनसीएफ, ठीक है भाई। विश्व शांति यानी कि आप शांति बनाए रखिए, इस बारे में बात करता है एनसीएफ। और योग के बारे में यानी योगा, योगा के बारे में बात करता है एनसीएफ, ठीक है। तो ये 4 अन्य क्षेत्र भी हैं जो शामिल हैं एनसीएफ के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा एनसीएफ क्या क्या बातें करता है देखते हैं आप। बच्चों में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का विकास करना चाहता है एनसीएफ, जैसे भाई एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है वो भी है, शिक्षा का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। जस्टिस फॉर ऑल यानी कि सभी को एक समान समझा जाए, किसी भी कास्ट धर्म से साथ भेदभाव नहीं किया जाए, यानी कि जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान न्याय होगा, ठीक है। डाइवर्सिटी को अपनाने की बात की गई है, तो नॉर्मल सी बात है, जैसे बहुभाषिकता हो गई, डाइवर्सिटी हो गई ना, इसको अपनाने की बात करता है। तो ये सब चीजें भी बात करता है कौन? आपका एनसीएफ। आगे देखिए, एनसीएफ के अनुसार डेवलपमेंट और जो लर्निंग होती है ना, यानी कि आपका विकास और आपका सीखना दोनों क्या है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, ठीक है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इस बारे में बात करता है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, याद करने का एक सिंपल तरीका है, जितने भी पॉजिटिव चीजें होंगी ना, मैक्सिमम आपकी इसके अंदर शामिल मिलेंगी आपको, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हम पेडागोजी में या साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये अगला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? एनसीएफ कहता है कि हमें हर इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं समझना है, यानी कि सार्थक तरीके से पढ़ना है हमें। भाई देखिए, आप एक एग्जांपल से समझिए, बच्चे है ना एग्जाम का जो सिलेबस होता है ना उसको भी नहीं देखते, कहीं पर कोई भी क्लास चल रही है उसको पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। वो सब क्या है? वो इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर है लेकिन वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। पर नॉर्मल सी बात है, आपको आपके एग्जाम के सिलेबस के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए ना। अगर भाई हमारे एग्जाम के अंदर क्या आएगा, ये सिलेबस आएगा, ये सब्जेक्ट आएंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना। ऐसे कोई पढ़ने की कोई लिमिटेशन थोड़ी ना होती है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कितनी भी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज उस एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है ये तो आप देखोगे ना। तो इसलिए बोला गया है कि हर इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं समझना है, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बारे में बात करता है एनसीएफ 2005, यानी कि कहता है कि हर इंफॉर्मेशन को क्या नहीं समझना है, ज्ञान नहीं समझना है, नॉलेज नहीं समझना है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 लर्नर को क्या मानता है? एक्टिव मानता है। मैंने हमेशा आपको बताया, हमने एमसीक्यू किए हैं, वहां पर भी आया है ये। अब जो लर्नर है वो क्या होता है? आपका एक्टिव होता है। बच्चे को हमेशा आपको एक्टिव मानना है, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि जो बच्चा है ना, ज्ञान को सिर्फ चुपचाप ग्रहण नहीं कर रहा है, वह एक्टिव है। वह चीजों को कैसे सीखता है? करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है।
एक्टिविटी करके सीखता है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों से एक्टिविटी करवाने, यानी कि आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनके अनुभव से, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग सीखेंगे, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करके सीखेंगे। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के खुद के अनुभव बनेंगे। भाई नॉर्मल सी बात है, जब अपने हाथ से चीज़ों को कर रहे हैं तो उन्हें अनुभव प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर जो एनसीएफ है वो बात करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, यानी कि अनुभव वाली शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करता है एनसीएफ। मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ, जब भी हमने एमसीक्यू किए हैं, जब भी हमने पेडागोजी की है, मैंने हमेशा आपको बताया है जो लर्निंग होती है ना, वो एक सोशल एक्टिविटी होती है, यानी कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। और अगर सामाजिक प्रक्रिया है तो यानी कि समाज में यानी लोग, तो आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है आपकी। ठीक है ना, बच्चे आपस में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। इस बारे में बात करता है आपका एनसीएफ। ठीक है, आगे देखिए, एनसीएफ 2005 टीचर एजुकेशन के बारे में भी बात करता है, यानी कि जो आपके टीचर है ना, भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएंगे ना, तो इसलिए टीचर एजुकेशन की बात की है। अगर आप ऐसी संस्थाएं बनाइए जहां पर टीचर जो है ना उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, वहां पर उनको अच्छे से पढ़ाना सिखाया जा सके। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वही तो आगे चलकर बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एनसीएफ जो 2005 है वो किस बारे में बात करता है, टीचर एजुकेशन के बारे में बात करता है। इसके आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या लर्निंग होनी चाहिए। पर नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को तो आप भी जानते हैं, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ आपको बच्चे के अनुसार सोचनी है, आपको अपनी सोच, अपनी थिंकिंग थोपनी नहीं है बच्चे के ऊपर। ठीक है ना, और पेडागोजी या साइकोलॉजी के क्वेश्चन को सही करने का सबसे बेस्ट तरीका ही यही है कि आपको हर चीज़ बच्चे के अनुसार सोचनी है। अगर आप बच्चे के अनुसार सोच पा रहे हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, एनसीएफ 2005 समाज पर जोर डालता है, यानी कि समाज के बारे में बात करता है। किस तरीके से करता है, देखिए आप, भाई उन्होंने बात की थी, अगर जो बच्चों के घर और स्कूल की जिंदगी है ना, उसको आप आपस में जोड़कर पढ़ाइए। मैंने बताया था ना आपको, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल उठाइए जो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, इससे बच्चा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, ज़्यादा फोकस कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा यार ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा तो मैं बाहर हमेशा या घर पर हमेशा मैं फील करता हूं। तो ऐसी चीज़ों को वो ज़्यादा आराम से, ज़्यादा फोकस करके सुनेगा। ठीक है, आगे देखिए, बाहर के लोगों को भी स्कूल से जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे बाहर से ही स्कूल में आ रहे हैं, जिससे जो कमियां होंगी ना वो उनके बारे में पता चलेंगी। भाई नॉर्मल सी बात है, बाहर का मतलब क्या हो गया, आप पेरेंट्स हो गए, अभिभावक हो गए, उनको आप शामिल कीजिए। जैसे हम पीटीएम करते हैं ना, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है, वो क्या है, बाहर के लोगों को स्कूल से एक तरह से जोड़ना ही तो है। ठीक है ना, तो इस बारे में बात करता है आपका एनसीएफ। आगे देखिए, स्कूल में बिल्डिंग, वाटर एटसेट्रा, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, भाई नॉर्मल सी बात है, गांव में स्कूल है तो ऐसा तो हो नहीं सकता अब सेंटर से या कहीं दिल्ली से कोई आएगा और वो आपके स्कूल को सही करवा कर जाएगा। नॉर्मल सी बात है, वहां पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग खराब हो गई और या पानी की समस्या है, तो ये सब चीजें तो पंचायत भी तो सही कर सकती है ना। तो इसलिए बात की गई है स्कूल में बिल्डिंग्स, वाटर एटसेट्रा, यानी कि रिसोर्सेज जो है ना वो सही समय पर उपलब्ध हों। इसलिए काम, यह जो काम है ना किसको सौंपा गया है, पंचायती राज सिस्टम को सौंपने की बात की गई है। ठीक है ना, क्योंकि वो लोकल बॉडी है और लोकल बॉडी है, वो लोकल जो समस्याएं हैं ना उनको सही कर लेगी अपने आप। ठीक है ना, आपको सेंटर से किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बात की गई है पंचायती राज सिस्टम की, एनसीएफ 2005 के अंदर, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो स्कूल करिकुलम है ना उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की, अगर आपका स्कूल करिकुलम है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका जो कक्षा कक्ष है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको हर चीज़ को में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, रिजिड नहीं बनाना है। मैं हमेशा बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि व्यवसायी शिक्षा। वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसायी शिक्षा, और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे एनसीएफ ने तो बोला है आपकी 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, और इसी तरह आपका एनसीएफ भी बोलता है वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे को एक सब्जेक्ट इस तरह का पढ़ाना चाहिए जो बाहर उसकी रियल लाइफ में काम आए, जहाँ से वो कुछ कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि व्यवसायी शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे को सक्रिय मानना है। सक्रिय मानना यानी कि एक्टिव, मैं बता चुका हूं इस चीज को, घुमा फिराकर वही चीजें हैं। बच्चे को क्या मानना है, सक्रिय मानना है, और उनके एरर्स को महत्वपूर्ण मानना है। देखिए आ गया ना, हमने एरर्स का जो टॉपिक पढ़ा था वहां पर मैंने बताया था जो एरर्स होते हैं ना, बच्चे पढ़ते समय जो गलतियां करते हैं ना वो खराब नहीं होती हैं, वो सही होती हैं।
क्योंकि ये बच्चे की अंतर्दृष्टि को बताती हैं, ये बताती हैं कि बच्चे के कंसेप्ट किस तरह से हैं, वो कैसे सोचता है, क्या गलतियां करता है, किस तरह से उसको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी कि जो एरर्स होते हैं ना बच्चे की, वो हमेशा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे लिखा हुआ भी है, क्योंकि ये सीखने का एक क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। मैंने बताया ना, पेडागोजी की मैक्सिमम चीजों को कवर कर देगा आपका एनसीएफ 2005। ठीक है ना। आगे देखिए, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता का मतलब होता है जब कोई चीज बार बार होती है ना, उसको बोलते हैं यांत्रिक तरीके से होना। ठीक है ना। यानी कि इससे क्या होगा भाई, नॉर्मल सी बात है, बार बार आप एक ही चीज को करवाएंगे तो बच्चा बोर होगा, सीधी और सिंपल सी बात है। तो इसलिए बोला गया है जो सीखना है ना, जो लर्निंग है ना, उसमें यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। आप क्रिएटिव तरीके से बच्चों को सिखाइए, या बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, इस तरह की आप उसको क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए। ठीक है। आगे देखिए, बच्चों को कठोर डिसिप्लिन में नहीं रखना है। मैंने हमेशा आपको बताया है, जैसे आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चे को आप रिवॉर्ड, यहाँ तक कि रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो बच्चों को कठोर डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखना है, इस चीज को याद रखना। आप रिवॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप ज्यादा रिवॉर्ड देते हो ना तो बच्चा लालची हो जाता है, वो लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं रिवॉर्ड। ठीक है ना। वो बच्चे की मोटिवेशन है ना, इंट्रेंसिक मोटिवेशन रखेंगे नहीं रखेंगे, वो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को जब तक रिवॉर्ड मिलेंगे वो काम करेगा, रिवॉर्ड मिलना बंद, काम करना बंद। ठीक है। और देखिए, बच्चों को कठोर डिसिप्लिन में नहीं रखना है, इस चीज को याद रखना। कैसा माहौल रखना है, डेमोक्रेटिक माहौल रखना है आपको। यानी कि बच्चे के खुद के विचारों की भी वैल्यू हो, बच्चा खुलकर बोले, डेमोक्रेटिक तरीके से बोले बच्चा। ठीक है। तो आपको इस तरह का एनवायरमेंट आपको रखना है। ठीक है। आगे देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक माहौल रखना है आपको। ठीक है। जहां पर सबको बोलने का अधिकार है, जहां पर सब खुलकर बोलें। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बच्चों को डरा कर नहीं रखना है। नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे डरेंगे तो वो सवाल नहीं पूछेंगे टीचर से क्लास के अंदर, तो आपको ऐसा माहौल भी नहीं रखना है अगर बच्चे डर कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, बच्चे की लोकल लैंग्वेज, बच्चे का कल्चर, बच्चे की कास्ट, बच्चे का रिलीजन, सभी को सम्मान देना है, इस बारे में बात करता है आपका एनसीएफ। मैं बता चुका हूं लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है, हम कर चुके हैं इस बारे में। बच्चे की जो संस्कृति है उसको आप वैल्यू दीजिए, उसकी समाज को वैल्यू दीजिए, आप उसकी कास्ट को वैल्यू दीजिए, उसके धर्म को वैल्यू दीजिए। ठीक है ना। तो एनसीएफ इन सब चीजों के बारे में बात करता है। आगे देखिए, देखिए आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुभाषिकता, यानी कि डाइवर्सिटी। लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी को क्या मानना है, एक संसाधन के रूप में मानकर चलना है। आप क्या नहीं समझोगे, इसे एक समस्या नहीं समझोगे। हम कर चुके हैं इस टॉपिक को, बहुभाषिकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब क्लास के अंदर हर तरह के बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं। तो आपके लिए क्या है, एक चुनौती है। ठीक है ना। और चुनौती से ज्यादा क्या है आपके लिए, ये एक संसाधन है। ठीक है ना। बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन के रूप में है। ठीक है। इसे समस्या नहीं समझना है। आगे देखिए, लैंग्वेज स्किल्स को महत्वपूर्ण मानता है आपका एनसीएफ। अब ये कैसे है, देखिए LSRW, सुनकर सीखेगा, बच्चा बोलकर सीखेगा, बच्चा पढ़कर सीखेगा और बच्चा लिखकर सीखेगा। इन सब चीजों को भी इंपॉर्टेंस दी है किसने, आपके एनसीएफ ने। इन चीजों को याद रखना आप। ठीक है। आगे देखिए, पनिशमेंट एंड रिवार्ड देने से क्या करना है, बचना है भाई। पनिशमेंट तो 100% बिल्कुल भी नहीं दे रही, आप इस चीज को याद रखना। पहले वाला टाइम नहीं है, अगर बच्चे की पिटाई कर दी और कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। तो पनिशमेंट तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, और रिवॉर्ड को भी नहीं देना है। ठीक है। मैंने आपको बताया है, रिवॉर्ड देने से भी बचना है। क्यों, क्योंकि रिवॉर्ड देने से बच्चा तब तक ही काम करता है जब तक उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आपने रिवॉर्ड हटाया, लालच उसका बंद, और नॉर्मल सी बात है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना। तो रिवॉर्ड भी अच्छी चीज नहीं है। आगे देखिए, बच्चों की स्कूल गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों को जोड़ना। हो गया ना, कॉमन सी बात, फिर वही बात आ गई घुमा फिरा कर। अगर नॉर्मल सी बात है, बच्चे की बाहर की लाइफ को और उसकी स्कूल की लाइफ को क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट भी, सब कुछ पुस्तक ही नहीं है, आपको ऐसे सोचना है, पुस्तकों से आगे बढ़कर सोचना है। देखिए हो गया ना, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। हर चीज पुस्तक ही नहीं होती है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको कैसे सोचना है, पुस्तकों से आगे बढ़कर सोचना है। पुस्तकों के बाहर भी जिंदगी है, बाहर भी बहुत सी चीजें हैं सीखने लायक। आपको इस तरह की सोच रखनी है। यह बात करता है आपका एनसीएफ 2005। आगे देखिए, बच्चों के स्तर, यानी कि उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके मानसिक लेवल के अनुसार, उसके आईक्यू लेवल के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। भाई नॉर्मल सी बात, एकदम सिंपल बातें हैं, सारी सारी पॉजिटिव चीजें हैं ये।
जो आप आराम से याद रख सकते हो। अब जो आप पाठ्यक्रम निर्धारण करेंगे, जो आप सिलेबस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे भाई? बच्चे के स्टैंडर्ड के अनुसार ही बनाएंगे ना, उसकी जो योग्यता है उसी के अनुसार आपको बनाना है, सीधी और सिंपल सी बात है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा, हमारे पास आया था ना, विश्व शांति, यानी कि शांति शिक्षा की बात करता है आपका एनसीएफ। और एनसीएफ बोलता है कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, ठीक है ना, महिलाओं के सम्मान के बारे में भी बात करता है आपका एनसीएफ 2005। आगे देखिए, अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है ना, जो आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, उसको बनाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं और आपको इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इस बारे में बात करता है आपका एनसीएफ 2005। कौन कौन से सिद्धांत हैं देखिए आप। जब आप पाठ्यक्रम यानी कि जब आप सिलेबस बना रहे हैं ना, तो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे के आईक्यू लेवल के अनुसार, बच्चे की कोग्निटिव लेवल के अनुसार। तो इन सब चीजों इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको पाठ्यक्रम बनाते समय, ठीक है। आगे देखिए, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि जो आप पाठ्यक्रम बना रहे हो ना, वो उसकी रियल लाइफ में यूज होगा भी या नहीं होगा, वो उसके काम आएगा भी या नहीं आएगा, आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। आगे देखिए, क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि चीजों को एक दूसरे से क्रम में लगाकर कनेक्टेड करके। पर नॉर्मल सी बात है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ना, या जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, आपस में कनेक्ट करके पढ़ाइए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं सर, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप चीज़ों को जोड़कर पढ़ाइए, एक दूसरे से सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाइए, ताकि बच्चों के लिए समझना क्या हो, आसान हो, सरल हो, बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ पाएं। इसे बोलते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। आगे देखिए, लचीलेपन का सिद्धांत। मैंने नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसी दिन बच्चे ने बोल दिया सर आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। ठीक है भैया, आपने स्टार्टिंग में थोड़ी देर अंताक्षरी करवा दी, या बच्चों को ग्राउंड के अंदर खिलाने के लिए ले गए, आने के बाद फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी, ठीक है ना। तो आपको फ्लेक्सिबल बन के रहना है, आपको रिजिड नहीं बनना। अगर नहीं मैं तो ये चीज़ ऐसे ही कराऊंगा, तो इसी तरीके से जो आपका सिलेबस है ना, उसको भी आप फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है ना। आप किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी सिलेबस में इंक्लूड कीजिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है। आगे देखिए, जो आपका सिलेबस है कैसा होना चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है, स्तर के अनुसार होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते ना, अब 5th क्लास की क्लास है और आप उसको 12th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं या 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बच्चों को जो आयु लेवल है, जो सतर लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, जो उनका IQ लेवल है, वो इतना हाई थोड़ी ना है। अब वो 12th की चीज़ें 5th क्लास में समझ पाए, तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका पाठ्यक्रम है कैसा होना चाहिए, आपके सतर के अनुसार होना चाहिए। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार, यानी कि जो आपके साइकोलॉजिकल नियम होते हैं ना, उनके अनुसार ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जहां पर हर तरह की चीजों के बारे में ध्यान रखा गया हो। आपको वो सारी चीजें सिलेबस के अंदर नहीं डालनी जो बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है ना, उनकी सोच को खराब बनाएंगी, ठीक है, हार्मफुल बनाएंगी। ऐसी चीजें आपको अपने सिलेबस के अंदर नहीं डालनी है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करता है आपका एनसीएफ, ठीक है। तो देखिए भाई, एनसीएफ के बारे में सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।